हम लोग इसके पहले किए थे अलाउंसेस, जस्ट स्टार्ट किया था, जिसमें आई टोल्ड यू कि जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पैसा देता है उसका कोई पर्टिकुलर यूज को मीट करने के लिए, वो पैसा को अलाउंसेस कहलाता है। द फॉलोइंग अलाउंसेस आर एग्जेम्प्टेड डिपेंडिंग ऑन द एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड, मतलब जितना खर्चा हुआ आपको उतने का ही बेनिफिट मिलेगा, आपको उतने का ही डिडक्शन मिलेगा। एक्स्ट्रा पैसा अगर आपने मालिक से मांग लिया, that extra money that he will be getting from the Malik will be taxable। तो उसके लिए हम आपको बोला था डक्टेब वाला यूज करना, वर्ड को याद रखना। डी बोले तो डेली, यू बोले तो यूनिफॉर्म, सी बोले तो कन्वेंस, सी बोले तो ट्रैवल, ए फॉर असिस्टेंट, पी फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस। ये 6 अलाउंसेस है जिसमें जितना मेरा खर्चा होगा उतना ही मेरा टैक्सेबल होगा। हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल देके हम आपको समझा रहे हैं। दिस इज सैलरी 4th क्लास, बट वीडियो में शायद 3rd and 4th एक साथ रहेगा, व्हाटएवर। तो एग्जाम्पल में हम एक चीज दिखा रहे हैं, आप लोग लिख लो। मिस्टर रोहन गॉट रुपीज 10,000 as uniform allowance from his employer, full stop। He incurred rupees 4,000 for his uniform। Determine the taxability। We have just started the class। लास्ट क्लास मैंने डक्टअप के बारे में समझाया था, वही चीज के ऊपर एग्जाम्पल 1 अभी दिया। एग्जाम्पल 1 आप सब लोग लिखो और कोशिश करो मेरे को आप बोलो कि कितना आपका टैक्स, किसके ऊपर टैक्स कैलकुलेशन होगा, कितना टैक्सेबल होगा। ट्राई एवरीवन इन द चैट सेक्शन। यस एवरीवन, आप लोग जो लोग कर रहे हो एकदम सही कर रहे हो। कैसे करना है आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं। यूनिफॉर्म अलाउंस डक्टअप में आता है, रिसीव्ड आपको 10,000 मिला, लेस एक्चुअल एक्सपेंडिचर incurred 6,000। 4,000, ओहो गलत हो गया, उल्टा लिख दिया मैंने। एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड 4,000, एक्स्ट्रा मेरे को 6,000 मैंने पैसा लिया, तो ये हो गया मेरा टैक्सेबल। आई होप दिस इज क्लियर एवरीबॉडी। दिस इज नोन एज डक्टअप। ओके, तो डक्टअप में जो भी अलाउंसेस आता है वो सब में आपका जितना एक्चुअल खर्चा होता है उतना ही माइनस होगा, बाकी एक्स्ट्रा पैसा आपका टैक्सेबल हो जाएगा।
अब हम लोग कुछ जनरल एंड इंपॉर्टेंट अलाउंसेस को डिस्कस करेंगे, जनरल या इंपॉर्टेंट अलाउंसेस, जिसके ऊपर बेस करके अलग से सम आता है। जैसे अभी जो मैंने अभी किया डक्टैप के ऊपर, अलग सम नहीं आएगा, ये बड़ा सम का पार्ट आएगा। बट अभी जो हम लोग अलाउंसेस करेंगे, इसका अलग से भी सम आ सकता है, बड़ा सम का भी पार्ट आ सकता है, आएगा ही आएगा, ये मान के चलो। सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है हम लोग का हाउस रेंट अलाउंसेस, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम HRA बताते हैं। सेक्शन 10(13)A। You need to understand the meaning before writing the formula or before writing the steps or before learning the steps कि इसमें क्या क्या हम लोग का आएगा, क्या है नहीं है। आपको सबसे पहले इसका मतलब समझना चाहिए कि ये अलाउंस दिया क्यों जाता है। नहीं तो आप सिर्फ फॉर्मूला को रट के जाओगे, एग्जाम में थोड़ा घुमा के देने का क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। रादर ये सब्जेक्ट हम लोग सीख रहे हैं प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, प्रैक्टिकली ये सब बहुत काम आता है। आप किसी का भी कोई भी अगर जॉब करते हैं उसको पूछ लेना, उसको बोलेगा सर भैया या दीदी आपको हाउसिंग अलाउंस मिलता है, आपको वो बोलेगा अरे तुमको कैसे पता चला। तो ये सब प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। सो व्हाट इज हाउस एंड अलाउंस? हाउस एंड अलाउंस होता है कि आप जहां पर काम करते हो, आप जहां पर काम करते हो और उस एरिया में, उस जगह में आप जो रहते हो, आपका खुद का घर है नहीं, आप भाड़े में रहते हो। तो वो भाड़ा को मीट करने के लिए मालिक जब आपको कुछ पैसा देता है, रेंट देता है, आपका रेंट मालिक आपको दे देता है, उसको हाउस रेंट अलाउंस कहलाता है। बात को समझिए, आप घर का मालिक को पैसा आप देते हो और वो पैसा मालिक से आप कलेक्ट करते हो। आपका एम्प्लॉयर के साथ घर का मालिक का कोई कांटेक्ट नहीं है। इट्स लाइक कि योर एम्प्लॉयर will pay the employee and the employee will pay to the landlord. Landlord मतलब पता है ना, मकान मालिक। Since the malik, since the paisa is given to the employee to meet his requirement, this is known as allowances. Okay everyone? Okay सर, ये तो समझ में आ गया। सर अब हाउस एंड अलाउंस में डिडक्शन क्या क्या मिलेगा, कुछ डिडक्शन मिलेगा या पूरा टैक्सेबल हो जाएगा? इसमें हम आपको बना के दिखा रहे हैं, एक बार लिख लो। फॉर्मेट वैसे ही रहता है, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल अलाउंसेस, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस, अमाउंट रुपीस। HRA मतलब हाउस एंड अलाउंस रिसीप्ट, इसको आउटर कॉलम में डालोगे। लेस, यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट नंबर ए। बोलो तो क्या होगा? ग्रेजुएटी में भी था सेम कॉन्सेप्ट, अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड। पॉइंट नंबर बी,
50% ऑफ सैलरी अगर ये मेट्रो सिटी में हुआ तो 40% ऑफ सैलरी नॉन मेट्रो में हुआ तो नंबर सी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो बी में कोई एक होगा, आइदर 50% या 40%, सी वाला में आएगा। ये तीनों में से जो लोअर होगा वो आउटर कलम में जाएगा और वो ऊपर से लेस होगा, जो बचा रहेगा। दिस इज योर टैक्सेबल HRA। अब मेट्रो सिटी नॉन मेट्रो सिटी आई होप सबको पता है। मेट्रो सिटी मतलब अभी इंडिया में 4 मेट्रो सिटी है, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। नॉन मेट्रो मतलब बाकी सब शहरों को नॉन मेट्रो बोला जाएगा। तो अगर आप मेट्रो सिटी में रहोगे तो 50% ऑफ द सैलरी, नॉन मेट्रो में रहोगे तो 40% ऑफ द सैलरी। इसके पीछे भी लॉजिक है, समझा रहा है। 50% ऑफ सैलरी। अब एक बात बोलो, आप मेट्रो सिटी में जॉब करते हो, मेट्रो सिटी में आप अपना घर में रेंट लेके रहते हो, तो मेट्रो सिटी का भाड़ा जगह होगा ज्यादा होगा या नॉन मेट्रो में भाड़ा भाड़ा ज्यादा होगा? ऑब्वियस है, मेट्रो सिटी में भाड़ा ज्यादा होगा। तो जहां पर ज्यादा भाड़ा है तो वहां पर भी एग्जेम्पशन भी ज्यादा होना चाहिए। इसीलिए मेट्रो सिटी के लिए 50% सैलरी, नॉन मेट्रो के लिए 40% ऑफ द सैलरी। ओके, नाउ यहां पर सैलरी में क्या क्या आता है आपको याद है? नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट, उसमें सैलरी का डेफिनेशन में क्या क्या आया था, वही वाला चीज यहां पर आ जाएगा। सैलरी का मतलब सैलरी इज इक्वल टू बेसिक प्लस DA फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन ऑन, कमीशन ऑन नहीं, कमीशन एज फिक्स्ड परसेंटेज ऑन टर्नओवर। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम आपको एक बहुत ही बड़ा प्रैक्टिकल केस बोलेगा, यहां तक लिख लो सब लोग। पॉइंट नंबर सी क्या बोलता है? जितना आप रेंट पे करते हो, मतलब मकान मालिक को, माइनस 10% ऑफ सैलरी करके जो आता है वो आ जाएगा सी नंबर पॉइंट में। लिख लिया सब लोग? प्लीज बोल देना डन। अब सोचो कि कोई बंदा जॉब करता है और रहता है खुद का घर में, ऐसा तो बहुत जन है। आप सोचो कोलकाता में आपका खुद का घर है और कोलकाता में आपको नौकरी मिल गया, यू आर सो लकी। तो क्या आपको भाड़ा देना पड़ता है? ऑब्वियसली नॉट, यू स्टे एट योर ओन प्लेस। नाउ टेल मी, अगर ऐसा सिचुएशन में आपने फिर भी मालिक को बोला हम भाड़े का घर में रहता है, मालिक थोड़ी आएगा आपका घर में वेरीफाई करने के लिए। मालिक को बोला हम तो भाड़े का घर में रहता है, मेरा बहुत पैसा रेंट में चला जाता है, प्लीज मेरा पगार थोड़ा ज्यादा दीजिएगा। तो मालिक बोलता है आपको चिंता का दरकार नहीं है, आपका रेंट हम दे देगा। लेकिन ऑब्वियस है, मालिक को आप बोलोगे कि मेरा घर का भाड़ा 20,000 रुपया मंथली है या 50,000 रुपया मंथली है, वो थोड़ी मानेगा। उसको प्रूफ चाहिए। क्या प्रूफ? रेंट का जो रिसीट होता है, एग्रीमेंट होता है, वो सब दिखाओ। तो ऑब्वियसली आपने वो सब फेक कर दिया, फेक तो होता ही है, आराम से फेक बना सकते हो आप। तो वो सब बना के आपने मालिक को जमा दिया और मालिक से पैसा ले लिया। अब मालिक भी बोलता है अरे इतना अच्छा एम्प्लॉय है, इस सब में हम क्यों दिमाग लगाएगा, झूठ क्यों बोलेगा बंदा, सही बोला होगा। तो वो आपको क्या कर रहा है, वो आपको हर महीना हाउस रेंट अलाउंस देता जा रहा है, देता जा रहा है। लेकिन आप वो पैसा लेके क्या कर रहे हो? आप वो पैसा लेके सेविंग्स बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो। आप कहीं पर पैसा देते नहीं हो, मम्मी पापा के पास रहते हो, घर में एक फूटी कौड़ी नहीं देते हो, अपना खुद का सेविंग्स बढ़ा रहे हो। देखो
अब एम्प्लॉय से कुछ भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा आपको हाउस एंड अलाउंस मिला, बोला हाँ मिला, क्योंकि ना नहीं बोलोगे, ना बोलेगा तो मालिक के पास जाएगा, मालिक बोल देगा हाँ हम तो उसका एचआरए देता है, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तब जाके आपने बोला अरे हमको तो ये 3 में से जो मिनिमम होगा उसमें माइनस हो जाएगा, एग्जेम्पशन भी तो मिलेगा, क्योंकि हमने टैक्स में पढ़ा था। फिर एसएससी ऑफिसर, मतलब जो आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिसर है, वो आपको बोलेगा आपने टैक्स तो पढ़ा था लेकिन आपने पूरा नहीं पढ़ा था। बोले क्यों? वहां पर ये नहीं बोला था कि ये हाउस में रेंट होना चाहिए, आप तो खुद का घर में रहते हो। बोले आपको कैसे पता? बोले हमको सब पता है। वो पूरा इंफॉर्मेशन देख के देखेगा, आपका रजिस्टर्ड एड्रेस, आपका लोकल रेसिडेंशियल एड्रेस सब कुछ सेम है, अब वहां पर कैसे भाड़ा दे रहे हो? ये तो आपका खुद का घर है। तो देयरफॉर आपको जो हाउसिंग अलाउंस मिला है वो आपके कैसे मिला वो अलग बात है, लेकिन हम वहां से कोई भी एग्जेम्पशन क्लेम नहीं करने देगा। तो मतलब ये जो एचआरए रिसिप्ट आया ना, ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, ये 3 में से लोअर होगा ही नहीं। समझ में आया बात को? ये रेंट में डिडक्शन, ये हाउस रेंट अलाउंसेस में मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग तभी होगा जब आप एक्चुअल में भाड़े का घर में रहोगे। समझे? आई होप दिस इज क्लियर। तो नीचे में आप लोग नोट दे दो। एम्प्लॉय must not live in his own house। अब देखो ये कंडीशन जानने के बाद सब लोग बोलता है कि अरे एचआरए का पैसा मालिक से तो ले रहे हैं, काफी ज्यादा पैसा, उसमें हमको डिडक्शन भी क्लेम करना है। तो क्या किया जाए? इसने क्या किया एम्प्लॉय ने? एम्प्लॉय बोलता है कि हम कहीं और नौकरी में लेंगे जहां पर मेरा घर नहीं है। तो उसने क्या किया, उसको सपोज कोलकाता में रहने वाला है और उसको दिल्ली में नौकरी मिला। वो दिल्ली में जाता है, नौकरी मिलता है, नौकरी मिलने के बाद वहां पर एक छोटा सा कमरा मकान वो भाड़े में लेता है और मालिक को जाके बोलता है कि मेरा यहाँ पर रेंट महीने का 10,000 रुपया होता है, साल में 1,20,000 रुपया वो मालिक से कलेक्शन कर लेता है एचआरए के नाम से। अब 2 महीना 3 महीना बाद आपका जो मौसी जी है या बुआ जी है या फूफा जी है, जो वहीं पर रहते थे दिल्ली एरिया में, आपका जहां पर ऑफिस है उसी के आसपास, उनको ये बात पता चलता है कि तुम वहां पर भाड़ा दे के रह रहे हो। तो आपको तो पता है रिलेटिव लोग, जो लोग एकदम क्लोज होता है, कितना गुस्सा करते हैं कि हाउ डेयर यू, कि मेरा यहाँ घर होने के बावजूद तुम भाड़े में रह रहे हो, तुम आ जाओ मेरा घर में, कोई भाड़ा देना नहीं पड़ेगा। ये बात सुनने के बाद तुम्हारा मन में तो लड्डू फूटेगा ही फूटेगा। सर काहे? क्योंकि तुम्हारा मन में बैक ऑफ द माइंड वो कैलकुलेशन चल रहा है कि क्यों ना हम अपना मौसी जी का घर में रह जाता है, मालिक को थोड़ी बोलना है कि हम कहां पड़े, मालिक से हम जैसे एचआरए ले रहे हैं वो लेते जाएंगे, लेकिन हम रहेंगे मौसी का घर में। अब तुमको याद आता है 4th सेमिस्टर में टैक्स का ट्यूशन, तुमको याद आता है कि अरे सर ने बोला था कि अपना घर में मत रहो। ऑब्वियसली हम अपना घर में थोड़ी रह रहे, हम तो मौसी जी का घर में रह रहे, तब तो यहाँ पर कोई टैक्स का उल्लंघन नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक और प्रोविजन है, आपको एक्चुअल में भाड़ा देना पड़ेगा। मासी का घर में रहोगे तो पैसा थोड़ी देना पड़ेगा। नो मनी इज गिवन, नो रेंट इज पेड। तो वहां पर एचआरए अगर आपको मिला ना, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। देयरफॉर नोट में सेकेंड पॉइंट आ जाता है कि यू विल हैव टू पे रेंट। एम्प्लॉय मस्ट पे रेंट। ओके एवरीवन, अंडरस्टूड? जल्दी से बोलिए। मिस्टर एक्स
has the following salary structure. Basic salary 4,000 per month. DNS allowance 4,000 per month, ब्रैकेट में 50%, नॉट 50%, सॉरी, 60% does not form part. HRA 7,000 per month. Rent paid by Mr. X for a house in Kolkata is equal to 3,000 per month. Calculate taxable HRA. थोड़ा कोशिश करो खुद से, फिर हम स्टार्ट करेगा. फॉर्मेट जैसे लिखा है वैसे. वर्किंग नोट. सैलरी इज इक्वल टू बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट. कमीशन है नहीं सम में, तो नहीं लिखना है. बेसिक 4,000 इंटू 12 प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट, मतलब 4,000 इंटू 12. 60% डज नॉट फॉर्म पार्ट, तो 40% फॉर्म्स पार्ट. $67,200. एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना. इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल HRA. HRA received 7,000 per month. 7,000 into 12, 84,000. Less minimum of the following. Under section 10(13)(a). Amount actually received 84,000. 50% of salary. सैलरी हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेशन कर लिए ऊपर में. 50% ऑफ 67,200. पॉइंट नंबर सी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी. रेंट पेड कितना था? 3,000 पर मंथ. 3,000 इंटू 12, 36,000 माइनस सैलरी था 67,200 का 10%, 6720.
33,600, 29,280। तीनों में लोअर कौन सा हो गया? 29,280। 84,000 माइनस 29,280, 54,720 taxable HRA. Okay, everybody please revise. Understood or not? Compute the taxable HRA of Mr. Abhijit from the following data. ये बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। बेसिक सैलरी 5,000 पर मंथ दे दिया, डीएनएस अलाउंस 2,000 पर मंथ दे दिया, HRA 4,000 मिलाए, रेंट 4,000 दिया है। पुणे, पुणे हो गया मेरा नॉन मेट्रो। 17/20/20 उसका सैलरी बेसिक 5,000 से बढ़ के 6,000 हो गया, और 1/10/2020 एम्प्लॉई ने नया घर भाड़े में लिया, कोलकाता, पुणे में था, आया कोलकाता में क्योंकि उसको कोलकाता में पोस्टिंग मिला। और 1/1/2021 में उसने नया घर खरीद लिया। तो सर इसमें तो बहुत सारा डिफरेंस आएगा। हाँ, अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग आंसर्स, अलग अलग रिस्पॉन्सेस आएगा हम लोग का। तो सर क्या अलग सबका अलग सोल्यूशन होगा हम लोग का? हम करवाएगा, आप देखो एक बार, हम करवा के दिखा रहे हैं। ओके, बिफोर स्टार्टिंग विद द सॉल्यूशन, डेट्स को एक बार हम लोग अलग से लिख रहे हैं। प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम मेरा बेसिक सैलरी में। क्यों? क्योंकि ये चेंज हो जाएगा। सैलरी 50% या 40% जो भी होता है, सैलरी चेंज होगा तो उसका सॉल्यूशन भी चेंज होगा। ओके, और क्या चेंज हो रहा है? पुणे चेंज हो जा रहा है कोलकाता में। इससे क्या फर्क पड़ेगा? एक मेट्रो सिटी था 50%, नॉन मेट्रो पहले था 40%, उसके बाद मेट्रो हुआ। और क्या चेंज हुआ? उसने अपना घर खरीद लिया। खरीद लेगा तो क्या होता है? खरीद लेता है तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, पूरा उसका टैक्सेबिलिटी हो जाएगा। तो फिर हम लोग एक चीज को यहाँ पर डेट वाइज अगर बांटेंगे, इट विल कम लाइक, इट विल लुक लाइक दिस। फाइनेंशियल ईयर होता है हम लोग का, तो 1/4/2020 से लेके 1/7 में उसका सैलरी बढ़ गया, लेकिन उसके पहले तक तो नॉर्मल ही था, यानी कि 36 तक एक सोल्यूशन होगा। 1/7 से लेके 39 तक एक सोल्यूशन होगा, क्योंकि अक्टूबर में फिर से चेंज हुआ सिनेरियो, कोलकाता में शिफ्ट हो गया। कोलकाता में 1 अक्टूबर में था, लेकिन उसको डिडक्शन 31/12 तक मिलेगा, क्योंकि जनवरी से 1/1/21 से लेके 31/3/21 इसमें कोई उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो 4 पार्ट हो जाता है मेरा सोल्यूशन में। तो क्या करेंगे? एक ही साथ करेंगे। कैसे? पर्टिकुलर्स में सब कुछ लिखेंगे हम लोग। तो लेट अस स्टार्ट द सोल्यूशन। एवरीवन रेडी? दिस इज अ मल्टीपर्पज सम। एक सम करोगे तो आपका पूरा HRA रिवीजन हो जाएगा। तो आप कॉपी में लिखो, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल HRA। particulars amount rupees, amount rupees।
HRA रिसीव्ड, अच्छा सॉरी, बिफोर स्टार्टिंग, ठीक है कोई बात नहीं, HRA रिसीव लिखो, डेट दे दो ब्रैकेट में, 1/4/20 से 36/20 तक, 4, 5, 6 3 महीना होता है, कितना मिला उसको, 4,000 पर मंथ, 4 3 12,000। सुष्मिता कितना मिला मेरे को, 12,000। तो अमाउंट एक्चुअली रिसीव में वही आएगा, लास्ट टाइम में भी वही था, 84,000 84,000, समझे, यही वाला चीज ऑलवेज यही होता है, जितना मिलता है वही मेरा पॉइंट नंबर ए हो जाता है। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर लेस मिनिमम पूरा नहीं लिख रहा है, हाँ मिनिमम बोल के छोड़ दे रहा है। अंडर सेक्शन 10 13A, पॉइंट नंबर ए क्या होगा बोलो, अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड कितना, 12,000। पॉइंट नंबर बी, कितना परसेंटेज सैलरी, सर ये पुणे में था, 40% ऑफ द सैलरी। सैलरी में क्या क्या आएगा, बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट, यहाँ पर डीए फॉर्मिंग पार्ट के बारे में कुछ नहीं बोला, तो हम लोग पूरा ही फॉर्मिंग पार्ट मान लेंगे। तो 5,000 प्लस 2,000, 40% ऑफ 5,000 प्लस 2,000 इंटू 3 महीने का पीरियड चल रहा है, तो 7,000 इंटू 3 21,000 इंटू 40% 8,400। Moving on to the next part. Point number C. Rent paid -10% ऑफ सैलरी। 3 महीना क्यों हो रहा है, ये पूरा ही 3 महीने वाला कैटेगरी में चल रहा है, 3 महीने के बाद उसका सिनेरियो बदलेगा। तो रेंट पेड उसने पर मंथ तो 4,000 रुपये करके पुणे में भाड़ा दे रहा था, तो 4,000 इंटू 3 माइनस ब्रैकेट ओपन 10% ऑफ 7,000, 5 प्लस 2, तो 12,000 माइनस 700, ओ सॉरी सॉरी, ये 7,000 इंटू 3 होगा, तो 2,100, 12,000 माइनस 2,100, 9,900। तीनों में लोअर कौन, 8,400। 12,000 से 8,400 माइनस कर देंगे, 3,600। पॉइंट नंबर ए हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट, HRA रिसीव्ड 1/7/2020 से लेके 30 सितंबर 2020। अगेन पर मंथ 4,000 इंटू 3 12,000 रुपया, लेस मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्टेड, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग सिर्फ लिख सकते हो, अंडर सेक्शन 10 13A। पॉइंट नंबर ए, अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड 12,000। पॉइंट नंबर बी, सितंबर के बाद अक्टूबर में क्या हुआ था, सर अक्टूबर में वो 7 में क्या हुआ था, उसका सैलरी बढ़ गया था, बट है अभी तक वो पुणे में ही, तो 40% ऑफ सैलरी होगा, लेकिन सैलरी का अमाउंट बदलेगा। 40% ऑफ सैलरी
ब्रैकेट ओपन, 40% ऑफ, बेसिक 1000 से बढ़ जाएगा तो 6000 हो जाएगा। डीएनएस अलाउंस 2000 ही था और वो 3 महीने का ही हो रहा है। तो 8 × 3 24,000, 24,000 का 40% 9600। पॉइंट नंबर सी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड कितना, रेंट पेड सेम ही है, पुणे में ही है अभी, 4000 इंटू 3 माइनस 10% ऑफ सैलरी में कितना होगा, 10% ऑफ सैलरी है 8000 इंटू 3, 24,000 का 10% 2400, 2400 माइनस 12, 9600। लोअर कौन, 9600 माइनस करके 2400, बी हो गया। जल्दी से कर लो, फिर लास्ट पार्ट, और 2 पार्ट है। नेक्स्ट, सी, HRA रिसीव्ड, अक्टूबर से शुरू होगा अभी 31 दिसंबर, क्योंकि जनवरी में वो कोलकाता चला जाएगा। नहीं, कोलकाता में अभी जा रहा है, जनवरी में वो घर खरीद लेगा। $12,000 लेस minimum of the following exempted under section 10 13A। पॉइंट नंबर ए, अमाउंट एक्चुअली रिसीव, जितना मिला उतना ही। कितना मिला इस 3 महीना में, 12,000। पॉइंट नंबर बी, 50% ऑफ सैलरी कोलकाता में चला गया है। 50% ऑफ, अभी उसका सैलरी कितना है पता है आपको, सैलरी तो इंक्रीमेंट हो गया था 6000 प्लस 2000 इंटू 3, 8 × 3 = 24, 24 का 50% 12,000। सी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, 12,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी मतलब 8, 8 3 का 24, 24 का 10% 2400, 9600 ही आ रहा है। तो लोअर कौन सा हो गया, 9600, 2400, दिस इज सी। लास्ट पॉइंट, सर और क्या पॉइंट है सर, घर खरीद लिया, कोलकाता में चला गया, और क्या चाहिए, घर खरीद लिया ना, तो खरीदने के बाद जो मिलेगा जनवरी से मार्च, उसका क्या करोगे, उसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं है, बेचारा का खुद का घर हो जाता है, तो HRA आपको नहीं लेना चाहिए। फिर भी अगर आप ले रहे हो मालिक से, आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। 1/1/2021 से लेके 31/3/2021 तक 12,000। Therefore, total taxable HRA A plus B plus C plus D is equal to 3600 plus 2400 plus 2400
प्लस 12,000, 20,400। प्लीज डू दिस, रिवाइज करो, कोई डाउट है तो पूछो। कॉपी में हेडिंग दो एवरीवन। चिल्ड्रेन, एक सेकेंड, एजुकेशन अलाउंस प्लस चिल्ड्रेन, प्लस साइन मत देना, जस्ट वेट, प्लस साइन मत देना। दो अलग अलग अलाउंसेस है, बट दोनों में मोटा मोटी सेम ही रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होता है। पहले वाले का नाम से समझ में आ रहा है, बच्चा लोग का पढ़ाई के लिए मालिक जब कुछ पैसा उठाता है और वो पैसा आपको हाथ में दिया जाता है कि चलो बच्चा लोग का पढ़ाई के लिए खर्चा कीजिएगा, और ये आपको हर महीना दिया जाता है या हर साल दिया जाता है। दिस इज नोन एज चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। हॉस्टल का भी सेम कॉन्सेप्ट, बच्चा लोग बाहर रहता है, बाहर पढ़ाई करता है, उसके लिए हॉस्टल का खर्चा उठाते हो आप, आपका एम्प्लॉयर आपको पैसा देता है, तो वो भी आपका टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ एग्जेम्पशंस को दिमाग में रखते हुए आपको मिलेगा। बढ़िया है सर। कितना मिलता होगा सर? लिख लो। मैक्सिमम, बहुत ज्यादा मिलता है, 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड। इसमें मैक्सिमम 300 पर मंथ पर चाइल्ड। ठीक है। अच्छा सर, पर चाइल्ड मतलब कितना चाइल्ड तक मैक्सिमम है? तो अब जो हम लिखाएगा नोट, दिस नोट इज फॉर बोथ ऑफ देम, ठीक है। मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रेन। अब ये सुनने के बाद मेरे को एक स्टूडेंट बोलता है, सर कहाँ बात कर रहे हैं सर, मेरा तो प्लानिंग था हम मेरे पास 3 चिल्ड्रेन होगा सर। सर उस हिसाब से तो ये तो गलत बात है सर। हाउ कैन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आस्क मी टू हैव 2 चिल्ड्रेन ओनली? अरे भाई, ये आपके ऊपर कोई ये नहीं कर रहा है कि आपके पास ओनली 2 चिल्ड्रेन होना चाहिए। आप रखो ना 10-12 कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिडक्शन आपको सिर्फ 2 चिल्ड्रेन का ही मिलेगा। गेटिंग मी एवरीवन? तो फिर मालिक आपका 5 बच्चा है, 5 बच्चों का पढ़ाई का खर्चा मालिक आपका देता है कैश, वो दे सकता है मालिक। मालिक आपको बहुत पसंद करता है, आपके फैमिली के बारे में बहुत सोचता है, वो मालिक आपका रीइंबर्स कर सकता है पैसा। वो मालिक बेवकूफ है कि क्या है वो दूसरा बात है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको सिर्फ 2 बच्चे का पढ़ाई का खर्चा ही डिडक्शन देगा। समझ में आ गया भाई लोग? ओके, नेक्स्ट पार्ट, पॉइंट नंबर बी। Child may be major और माइनर। मतलब ये समझो
कि आपका पढ़ाई के लिए आपका पेरेंट कुछ पैसा मिलता है आपका पेरेंट का बॉस से, एम्प्लॉयर से, तो वो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कहलाएगा, आपका पढ़ाई के लिए लिया जा रहा है, दिया जा रहा है। अब ये जो दिया जाएगा पढ़ाई का पैसा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आके बोलेगा इसमें डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका बच्चा तो 18 ईयर्स हो गया है, वो तो बालक हो गया, अब तो वो खुद अपना पैसा खुद कमा सकता है। इसका पढ़ाई का खर्चा कॉलेज में पढ़ता होगा, तो ये पैसा का खर्चा आप मालिक से ले रहे हो, हम इसका डिडक्शन आपको अलाउ नहीं करेगा। नो, ये गलत है, रूल में बोल दिया है चाइल्ड में भी मेजर और माइनर दोनों हो सकता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी, child includes adopted child, stepchild, but does not include इलेजिटिमेट चाइल्ड। सर ई का है सर, ब्रैकेट में लिख लो ना, इलीगल। सर ये कभी हो सकता है? काहे नहीं हो सकता है? चिल्ड्रन बोर्न आउट ऑफ वेडलॉक, वेडिंग के पहले ही अगर कोई बच्चा हो जाता है उसको इलीगल चाइल्ड बोला जाता है एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको इलिजिटिमेट चाइल्ड बोला जाता है। वो लोग का पढ़ाई का खर्चा आप अपना बॉस से ले रहे हो, ले सकते हो भाई, बॉस को आप कुछ भी बोल के पैसा ले सकते हो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसके ऊपर डज नॉट इंक्लूड बोल दिया स्पेसिफिकली। इलीगल चाइल्ड के लिए कोई भी पढ़ाई अगर लिया जाएगा खर्चा तो उसका ले सकते हो, बट नो डिडक्शन कैन बी क्लेम्ड। सर क्या बात करें, डिडक्शन भी तो सिर्फ 100 रुपया है, क्या फर्क पड़ता? वो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है चलो, बट रूल तो रूल है। इलीगल चाइल्ड के लिए कोई भी खर्चा एग्जेम्पशन नहीं होगा। सर अडॉप्टेड होगा तो काहे नहीं होगा? अडॉप्टेड अब लीगली अडॉप्ट किया तो एकदम होगा। स्टेप चाइल्ड ऑब्वियसली लीगली आप अगर मैरी करते हो तो वो जो स्टेप चाइल्ड होता है आपका, वो तो आप ही का चाइल्ड हो जाएगा। गेटिंग मी एवरीवन? ओके सर। अब एक और पॉइंट बोल रहा है, दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें लेके बहुत सारा केसेस हुआ था। Child does not include grandchildren। सर समझे नहीं, क्या होता है ना, दादाजी पैसा कलेक्शन कर रहा है बॉस से, पोता का पढ़ाई का खर्चा, और पोता का पढ़ाई का खर्चा के पीछे दादाजी कोई पैसा खर्चा करता एक्चुअल में है नहीं, पूरा पैसा लेते हैं और बैंक में डाल देते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आके बोलता है आपने पढ़ाई का खर्चे के लिए पैसा उठाया है? बोला हाँ उठाया है। कहाँ से? बॉस से। अच्छा, क्या आपका बच्चा लोग पढ़ाई करता है? बोला नहीं, मेरा बेटा तो जॉब करता है। तो आपने बच्चा का पढ़ाई के लिए क्यों नहीं? मेरा बेटा का बेटा जो पोता है ना, वो अभी 7 साल का है, 7 ईयर्स, उसका स्कूल का पैसा का खर्चा हम देते हैं, तो उसके लिए हमने बॉस से पैसा कलेक्शन किया है। बोला क्यों? ये तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है। बोला तो क्या हुआ, मेरा पोता भी तो मेरा ही बच्चा हुआ, वो तो ग्रैंड चाइल्ड ही हुआ। ग्रैंड चाइल्ड मतलब चाइल्ड तो है। ये गलत हो जाता है। ये स्टार्टिंग में जब रूल आया था सबको लगा चिल्ड्रन वर्ड रहेगा तो कवर हो जाएगा सब कुछ। नो, तब जाके स्पेसिफिकली इनकम टैक्स एक्ट ने बोला है ग्रैंड चिल्ड्रन विल नॉट बी कवर्ड अंडर दिस सेक्शन। तो मतलब दादाजी अगर कोई पैसा लिया, ले सकता है मालिक से कोई भी पैसा, लेकिन कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। ओके एवरीवन? अच्छा एक और चीज यहां पर याद रखना, बच्चा लोग का पढ़ाई के लिए पैसा तो उठा सकते हो, वो बच्चा पढ़ाई करे या ना करे इंपॉर्टेंट नहीं है। समझे बात को? सिर्फ ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। एवरीवन क्लियर? यहां तक मैंने जो भी बोला, किसी को कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, इफ नॉट देन आई विल मूव ऑन टू द एग्जाम्पल्स। ये जो
मैक्सिमम बोला है ना, दो चाइल्ड, दो चिल्ड्रन, याद रखना ये मैक्सिमम दो चिल्ड्रन का मतलब क्या होता है, मतलब होता है दो के ऊपर आपका डिडक्शन नहीं मिलेगा। अच्छा सर एक चिल्ड्रन हुआ तो दो चिल्ड्रन का डिडक्शन ले सकते हैं, कैसे ले सकते हो, मैक्सिमम टू चिल्ड्रन बोला, एक चिल्ड्रन हुआ तो एक ही चिल्ड्रन का आपको डिडक्शन मिलेगा। एवरीबडी क्लियर? ओके लेट अस कम टू एग्जांपल। लिखो, मिस्टर लालू हैज 12 चिल्ड्रन। कोई हंसना नहीं, हंसने का कोई बात नहीं है। He receives rupees 3,000 per month for education, none of his children are studying। पढ़ाई लिखाई क्या होता है वो सब करके कौन बड़ा आदमी बना, ये सोचता है मिस्टर लालू जी। तो उसका बच्चा लोग कोई पढ़ाई लिखाई करता है नहीं। नन ऑफ हिज चिल्ड्रन आर स्टडिंग। कैलकुलेट टैक्सेबल अलाउंसेस। तो आपको यहां पर सबसे पहले लिखना कैसे है, चिल्ड्रन एडुकेशन अलाउंस रिसीव्ड। कितना मिला, 3,000 रुपया पर चाइल्ड। नो, टोटल मिला 12 बच्चा लोग का पढ़ाई का खर्चे के लिए 3,000 रुपया मालिक देता है पर महीना। साल में 12 महीना होता है। टोटल कितना मिला, 36,000। बढ़िया है। बच्चा पढ़ाई लिखाई करता नहीं है और 36,000 रुपया उन लोग का नाम से मालिक से पैसा ले लिया और उस पैसा से पार्टी हो रहा है, पार्टी। अब क्या होता है, एग्जेम्पशन होगा। सर एग्जामिनेशन क्यों होगा, बच्चा लोग तो पढ़ाई नहीं करता है। क्या वहां पर कंडीशन में बोला था कि बच्चा लोग को पढ़ाई करना चाहिए? वहां पर बोला था इलीगल चाइल्ड नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 2 बच्चा होना चाहिए, है ना? और तो कुछ बोला नहीं है। तो देयरफॉर एग्जामिनेशन यहां पर क्या लिमिट था, मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रेन पर मंथ। कितना रुपया, 100 रुपया। साल में 12 महीना होता है तो फिर ये 2400 रुपया, मैक्सिमम 24 रुपया। 2400 रुपया का आपको डिडक्शन मिल सकता है। तो 3600 माइनस 32,400, 33,600 टैक्सेबल हो गया। ओके एवरीवन, अंडरस्टूड? ये जो अभी हमने सम दिया, दिस इज योर फ्रॉम बुक इलस्ट्रेशन 23। सम को पढ़ो। एक्स को मिला 80 रुपया पहला चाइल्ड के लिए, 90 रुपीज सेकेंड चाइल्ड के लिए, 120 थर्ड चाइल्ड के लिए, मतलब उसका 3 चिल्ड्रन है, ठीक है। उसको हॉस्टल अलाउंस भी मिला 1,000 पर मंथ। नन ऑफ हिज चिल्ड्रन आर स्टडीइंग। हम बोला था पढ़ाई करे या ना करे कोई फर्क नहीं होता है। कैलकुलेट टैक्सेबल अलाउंसेस। देखो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में सबको इंडिविजुअली अलग अलग अमाउंट दिया हुआ है, तो चिल्ड्रन को बाद में कर लेते हैं, पहले हॉस्टल अलाउंस को कैलकुलेट कर लेंगे। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल अलाउंसेस। hostel allowance, amount received, पूरा एक बार में सब बच्चा लोग का पढ़ाई के लिए हॉस्टल का खर्चा 1,000 रुपया पर मंथ इंटू 12, मतलब 12,000 रुपीज मालिक ने आपको दे दिया।
लेस क्या लिख रहा है, लेस एग्जेम्पशन, क्या एग्जेम्पशन था, ₹300 मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रेन पर मंथ, यानी कि साल में 12 महीना, 7,200, 4,800। चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस, अमाउंट रिसीव्ड ₹80 पर फर्स्ट बच्चा के लिए, ₹90 फॉर द सेकेंड वन, एंड द थर्ड वन के लिए ₹120 मिला। ये पर मंथ है, तो टोटल इंटू 12 करोगे, 290 इंटू 12, 3480 लेस एग्जेम्पशन। कितना होगा एग्जेम्पशन? बहुत जन बोलता है सर ₹100 प्रति महीना पर चाइल्ड, मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, तो 100 इंटू 2 कर दीजिए ना। 100 कैसे आप कर सकते हो, क्योंकि एक बच्चा को मिला था 120, बाकी लोग का तो 100 के नीचे मिला था, राइट। इसके लिए 120 मिला, तो आप इसके लिए 100 डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। लेकिन ये तो ₹80, ये तो ₹90 है, इसमें आप ₹100 डिडक्शन कैसे क्लेम कर सकते हो? ऑलवेज रिमेंबर, योर डिडक्शन कैन नॉट बी मोर देन योर इनकम। तुम्हारा ₹80 तुमको मिला है, तुम ₹100 डिडक्शन कैसे क्लेम करेगा? ₹90 मिला है तो ₹90 कैसे डिडक्शन क्लेम कर सकते हो? तो तुमको एक बच्चे का 120 के लिए 100 ले लिया, बाकी 2 बच्चा में से कोई एक बच्चे का अमाउंट को डिडक्शन में क्लेम करना है। कौन सा करोगे? 80 करोगे तो डिडक्शन कम होगा, 90 करोगे तो डिडक्शन ज्यादा होगा, तो 90 इज प्रेफरेबल। तो देयरफॉर एग्जेम्पशन में थर्ड वन के लिए 100 और सेकेंड वन के लिए 90 इंटू 12, 2280, 1200 टोटल टैक्सेबल allowances 4800 प्लस 1200, 6000। फिर से बता रहा है 100 क्यों लिया था, क्योंकि देखो 80, 90, 120, कोई तीनों में से कोई 2 जन का आप क्लेम कर सकते हो। पहला 2 का करोगे तो 80 और 90 आपको माइनस होगा, 120 रह जाएगा, टैक्स ज्यादा हो जाएगा। मैक्सिमम कितना क्लेम कर सकते हो? 100 ना, तो थर्ड वाले का क्लेम करो। और बाकी 2 जन में 100 नहीं कर पाओगे क्योंकि उतना मिला नहीं, तो जितना मिला, सबसे ज्यादा किसको मिला? 90 वाला, तो 90 वाला क्लेम कर लो। आई होप इट इज क्लियर एवरीवन। दैट्स ऑल फॉर टुडे।